हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बढ़िया ही होंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का। नीट पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह हिसाब से अपन बात करें तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। और शुरुआत करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या होती है ब्रीदिंग? आज तक जो पढ़ते आए वही होती है, उससे कुछ डिफरेंट। रेस्पिरेशन जो होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का लिविंग सेल के अंदर टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। किसी भी बायोलॉजिकल वर्क को करने के लिए जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू होती है। और रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन। पर ब्रीदिंग उससे थोड़ी अलग है बेटा। वो ऑक्सीडेशन के लिए जो एनर्जी, जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना एटमॉस्फेयर के साथ विद CO2, ये होती है बेटा ब्रीदिंग। तो ऑक्सीजन चाहिए, वो है रेस्पिरेशन। बेसिकली ऑक्सीडेशन के पहले ऑक्सीजन जो एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी बॉडी बाहर से, वो ब्रीदिंग है। उस प्रोसेस का नाम ब्रीदिंग है। अगर अपन बात करते हैं बेटा कि रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे कि जनरल बॉडी सरफेस से कौन कौन रेस्पिरेशन करता है बेटा? जितने भी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स, ये सब अपने जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल बेटा जो रेस्पिरेशन होता है, जिसको क्यूटेनस रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। अर्थफॉर्म्स, लीच, एम्फीबियंस सब इसी के थ्रू करते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू बेटा इंसेक्ट्स, सेंटिपीड, मिलीपीड्स, स्पाइडर मतलब एनेलिडा और बात करें इंसेक्टा जो है वो ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू करते हैं। गिल्स की अगर मैं बात करूं, जिसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, फिशेस, टैडपोल्स या प्रॉन्स के थ्रू करते हैं बेटा। और लंग्स जिसको अपन पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं, वर्टिब्रेट सब उसी के थ्रू करते हैं। पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर अपन बात करें तो एयर पैसेज जो कि कंडक्टिंग पार्ट के नाम से जाना जाता है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई। बाहर से एयर आएगी और एल्वियोलाई के अंदर जानी है, लंग्स के अंदर जानी है, और वही पूरा पैसेज कहलाएगा बेटा कंडक्टिंग पार्ट। इट क्लियर्स एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो सब यही इसी पैसेज के अंदर क्लियर हो जाते हैं। वो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं बेटा, वो सब इसी पैसेज के अंदर क्लियर हो जाते हैं। It humidifies and brings the air to body temperature। ये बॉडी टेम्परेचर तक एयर को लेके आता है। तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और अंदर का टेम्परेचर कम है, तो उस हिसाब से ह्यूमिडिफिकेशन करेगा एयर का, उसको ठंडा करेगा और अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेजल कैविटी है, नॉस्ट्रल्स हैं जिसके थ्रू सांस ऊपर जो है विंड पाइप में मतलब ट्रैकिया में आएगी बेटा। और ट्रैकिया में राइट और लेफ्ट लंग यहाँ पे मौजूद है, और दो अलग अलग पाइपलाइन भी जा रही है, जिसको राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस भी अपन उसको कहते हैं। अगर अपन बात करते हैं इसी एयर पैसेज के दौरान, तो एयर पैसेज पूरा अपने सामने मौजूद है। पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे बेटा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एयर पैसेज। तो सीक्वेंस दे दिया जाएगा और सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होती हुई सबसे पहले नेजल पैसेज बेटा, यहाँ पे नेजल पैसेज से होती हुई नेजल चैम्बर में जाती है, जिसको नेजल कैविटी भी कहते हैं बेटा अपन। और बेटा नेजोफेरिंक्स जाती है। फिर यहाँ पे फेरिंक्स के दो पार्ट हैं, ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स। तो नेजोफेरिंक्स मतलब फूड पाइप नहीं, विंड पाइप में होते हुए बेटा ग्लोटिस में होते हुए लैरिंग्स में चली जाएगी, और लैरिंग्स से होते हुए बेटा ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है। प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियल, और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, और लास्ट में एल्वियोलर डक्ट में चली जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेजल कैविटी के होते हुए जो है यहाँ पे नेजोफेरिंक्स से होते हुए बेटा ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको अपन कहते हैं। फिर यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई आपको दिखा रखे हैं, और फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर हो चुके हैं, और लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद बेटा ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई जो है सेकेंडरी ब्रोंकस बना रहे हैं अंदर घुसने के बाद, और उसके बाद फिर टर्शरी ब्रोंकाई भी वहाँ पे बन रहे हैं छोटे छोटे, और उसमें फिर बाद में जाके एल्वियोलाइज वहाँ पे है अंदर बेटा। और आप देख सकते हैं कि जो पैसेज है वो पूरा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से बेटा एल्वियोलर डक्ट्स पे जाके पहुंच रहा है। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू मेनी थिन एंड वेस्कुलराइज्ड एल्वियोलाई। यहाँ पे हर टर्मिनल ब्रोंकियोल पे एल्वियोलाई लगी होगी। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। अगर अपन बात करें कि इसी एयर पैसेज में पड़ता है लैरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं बेटा। कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेजन का बना होता है। और कार्टिलेजन कौन सी होती है बेटा? यहाँ पे ये बना होता है बेटा, यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ड्यूरिंग swallowing ग्लोटिस इज क्लोज्ड बाय एपिग्लोटिस। अपन ने बताया भी था कि जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे कि विंड पाइप ऊपर की तरफ आता है और एपिग्लोटिस नीचे की तरफ आता है। विंड पाइप क्लोज हो जाता है, एपिग्लोटिस जो है ग्लोटिस क्लोज हो जाता है एपिग्लोटिस की वजह से बेटा। इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है एपिग्लोटिस, ठीक है, और एंट्री प्रिवेंट करता है फूड की विंड पाइप के अंदर। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई जो है
और इनिशियल ब्रोंकियोल जो है बेटा वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस हाफ रिंग से जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिनको वो कार्टिलेजिनस रिंग वहाँ पे बनी होती है, शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग बनी होती है बेटा वो, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। कौन सी कार्टिलेज की बेटा? हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है और इनकम्प्लीट होती हैं। आपको इनकम्प्लीट कैसे हैं? डॉर्सली कंप्लीट बट वेंट्रली, सॉरी वेंट्रली वो कंप्लीट है बट डॉर्सली इनकम्प्लीट है। कैसी है? वेंट्रली तो कंप्लीट है, डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है कार्टिलेजिनस रिंग। अगर मैं बात करूं लंग्स के बारे में तो लंग्स आपके सामने मौजूद है बेटा, यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं थोरेसिक चैम्बर के अंदर। ये जो चैम्बर है बेटा इसको थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं और इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। इसको थोरेसिक कैविटी और इसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। डायफ्राम के नीचे जो कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी है, डायफ्राम के ऊपर जो कैविटी है वो थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चैम्बर है बेटा। उस थोरेसिक चैम्बर के अंदर मौजूद है दो प्यारे प्यारे गुब्बारे रुमा जो लंग्स अपने मौजूद हैं बेटा। राइट लंग के अंदर 3 लॉब्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। राइट लंग के अंदर 3 लॉब्यूल्स हैं, ये राइट लंग, इसके अंदर 3 लॉब्यूल्स हैं बेटा। जो है बात करें अपर, मिडिल और लोअर, और इसके अंदर सिर्फ बात करें 2 लॉब्यूल्स है। ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट लंग के अंदर एक कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है क्योंकि वहां पे बेटा हार्ट को जगह दी जाती है। और बात करें अपन कि यार वहां पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट है तो वहां पे लेयर्स भी प्रेजेंट है बेटा। राइट लंग के अंदर 3 लॉब्यूल प्रेजेंट है, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लॉब्यूल प्रेजेंट है। कवर्ड होते हैं दोनों लंग्स बेटा डबल लेयर्स है जिसको अपन प्लूरा कहते हैं, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। जो बाहर की लेयर है वो पैराइटल प्लूरा है, जो अंदर की लेयर है वो बेटा विसरल प्लूरा है। और इन दोनों 2 लेयर के बीच में गैप प्रेजेंट होता है जिसको प्लूरल कैविटी भी कहते हैं बेटा। और उस प्लूरल कैविटी के अंदर बना होता है प्लूरल फ्लूइड, एक विसरल फ्लूइड भरा होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, जो कि लंग्स को बेटा शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन का, शॉक ना लगे वो फ्लूइड उसका काम करता है बेटा। फ्रिक्शन का प्रिवेंट करने का काम करता है बिटवीन मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट लंग और लेफ्ट लंग, अपर, मिडिल और इंफीरियर लॉब मौजूद है राइट में, और जो है बात करें लेफ्ट में अपर और लोअर लॉब भी वहाँ पे मौजूद है। और कार्डियक नॉच प्रेजेंट है बेटा क्योंकि हार्ट को जगह दी जाती है वहाँ पे रहने के लिए। तो इसमें यह भी है कि फिर राइट लंग को बेटा छोटा कर दिया गया और लेफ्ट लंग को बड़ा कर दिया। अगर लेफ्ट लंग से स्पेस कम कर लिया गया है तो उसको लेफ्ट लंग को बड़ा भी कर दिया गया है बेटा। अगर अपन बात करें लंग्स की तो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकियाई प्लस ब्रोंकियोल प्लस एल्वियोलाई का। बेटा बात करें कि यहाँ तक तो प्राइमरी ब्रोंकस आ रहा था और जब लंग्स के अंदर एंटर हो गया तो सेकेंडरी, टर्शरी, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और उसके बाद एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर वो जो है फैल गया है। तो यहां तक तो प्राइमरी ब्रोंका है और उसके बाद वो पूरा ब्रोंकस फैल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोंकियोल के एंड पे यहाँ पे एल्वियोलाई मौजूद है बेटा। और बात करें अपन एल्वियोलाई और उनकी डक्ट्स मिलके रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट बनाती है। तो जब शुरुआत करी थी अपन ने नेजल कैविटी नोज से और पहुंचे थे बेटा टर्शरी ब्रोंकियोल तक, वहां तक तो बेटा कंडक्टिंग पार्ट ही चल रहा था, वहां पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होता बिल्कुल भी। CO2 और O2 का एक्सचेंज ओनली बेटा एल्वियोलाई पे जाके होता है, और वो भी रेस्पिरेटरी या बात करें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जो है वहां पे थोड़ा बहुत और थोड़ा बेटा एल्वियोलाई के अंदर होता है। एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, याद रखेंगे इस बात को। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है बेटा लंग्स की एल्वियोलाई। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अपन ने पल्मोनरी वेंटिलेशन किया, ब्रीदिंग करी, ब्रीदिंग करने के बाद डिफ्यूजन हुआ गैसेस का एल्वियोलर मेम्ब्रेन के पास जाके। CO2 बॉडी से लंग्स में आई और लंग्स से O2 निकल के किस में गई बेटा? ब्लड के अंदर चली गई। गैसेस ने अब O2 का ट्रांसपोर्ट होगा बेटा पूरी बॉडी के अंदर, और CO2 का भी उसी दौरान ट्रांसपोर्ट हो रहा है साइमल्टेनियस, क्योंकि CO2 निकल के कहाँ पे आ रही है? लंग्स के अंदर, और O2 लंग्स से निकल के वहां जा रही है। तो ब्लड के अंदर दोनों गैसेस मिक्स हैं एक बैलेंस्ड फॉर्म में बेटा। डिफ्यूजन होगा रेस्पिरेटरी गैसेस का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब ब्लड टिश्यूज के अंदर जाएगा उस O2 को लेके, तो वहां पे O2 देगा और टिश्यूज से CO2 लेगा, क्योंकि दोनों ट्रेवल कर रही हैं, और बाद में रेस्पिरेशन प्रोसेस वहां पे होगी। तो ये स्टेप्स है बेटा रेस्पिरेशन की। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा, ब्रीदिंग होगी, और ब्रीदिंग करने के बाद सांस जाएगी बेटा, O2 तो जाएगी एल्वियोलाई में, और CO2 जो निकल के आएगी ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई से O2 निकल के जाएगी ब्लड के अंदर। दोनों मिक्स गैसेस जा रही हैं बेटा ब्लड से होते हुए, कहाँ पे? ब्लड से होते हुए जा रही है बेटा वो कहाँ पे? टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज के अंदर बेटा फिर वो जा रही है वहां पे एक्सचेंज हो रही है। तो इस तरह से चीजें वहां पे चल रही। इनको ले जाने वाला पैसेज अलग अलग है, गलियां अलग अलग है, ले जाने वाली चीजें अलग अलग है, इसलिए मिक्स नहीं होती, पर चल साइमल्टेनियस रही है, हाथों हाथ वो चीज वहां पे हो रही है। मैकेनिज्म अपन देखेंगे कि बेटा ब्रीदिंग किस तरह से अपन करते हैं। हाँ, इस तरह से ब्रीदिंग करते हैं, पर वो कैसे क्या होता है देखते हैं। ब्रीदिंग बेटा एक तो 2 प्रोसेस में अपन ने डिवाइड की है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन मतलब आप सांस ले रहे हैं, एक्टिव इनटेक कर रहे हैं लंग्स का,
और एक्सपिरेशन मतलब अपन पैसिवली जो है एयर को बाहर निकाल रहे हैं। तो जब अपन सांस लेते हैं तो अपन एटीपी का यूज करते हैं, एक्टिवली उसको ले रहे हैं, और जब वही प्रोसेस अपने आप रिवर्सिबल हो जाती है पैसिवली बिना किसी एटीपी का यूज करते हुए बेटा, तो वो पैसिव एक्सपायरेशन हो जाता है। याद रखेंगे, इंस्पिरेशन एक्टिव होता है और जो एक्सपायरेशन है बेटा वो पैसिव होता है। बारी बारी से बात करेंगे अपन इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बात करते हैं बेटा अपन यहाँ पे इंस्पिरेशन की, सांस लेते वक्त क्या क्या चीजें होती है। डायफ्राम सबसे पहले बेटा बात करें कि डायफ्राम को क्या करना होगा, अंदर की जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम वहां पे क्या करना होगा बेटा, उसको कम करना होगा, और बाहर जो एयर का वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। तो एयर बाहर से अंदर की तरफ, बाहर ज्यादा है वॉल्यूम, अंदर कम है। कम कैसे वॉल्यूम क्रिएट होगा, डायफ्राम को खुद को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, फ्लैट करना होगा। जैसे डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा बेटा तो अंदर की जो वर्टिकल वॉल्यूम है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर, जैसे डायफ्राम ऐसे डोम शेप्ड है, अभी डोम शेप्ड है, डायफ्राम फ्लैट हुआ, डायफ्राम फ्लैट हुआ, अभी डोम शेप्ड, डोम शेप्ड होने की वजह से नीचे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्लैट हो गया। फ्लैट होते बेटा जगह बढ़ा दी उसने, नीचे क्या हुआ बेटा, उसने वॉल्यूम डिक्रीज कर दी, अपनी वॉल्यूम क्या, वर्टिकल वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, वर्टिकल वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो बाहर की तरफ इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिब्स के बीच में होती है बेटा इंटरकोस्टल मसल्स, तो जो एक्सटर्नल EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, और जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुई बेटा तो रिब्स बाहर की तरफ, रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ निकले, ऐसे रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ निकले, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी मसल्स, छाती बाहर की तरफ निकली, तब देख रहे हो आप, रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ निकले, छाती कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अपन ने बेटा क्या क्या, सांस अंदर ली। वॉल्यूम को अपन ने डोर्सोवेंट्रल एक्सिस और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस दोनों में इंक्रीज किया, थोरिक प्रेशर को रिड्यूस किया अंदर की तरफ, बाहर प्रेशर ज्यादा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर जाएगी, लंग्स एक्सपांड हो गए, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो एयर मूव हो गई बेटा आउटसाइड टू इनसाइड। ध्यान रखेंगे, दोबारा से सुनेंगे, हमने डायफ्राम को सबसे पहले फ्लैट किया, फ्लैट कर दिया ना, अब इसी के साथ साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बेटा अपने आप को क्या करेंगे, पुल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे पुल करेंगे तो स्टर्नम बाहर और रिब्स भी बाहर की तरफ, इस तरह से छाती फूलेगी, और बेटा अंदर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया अंदर, और बाहर है प्रेशर ज्यादा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर की तरफ सांस चली जाएगी, और जैसे अंदर सांस चली जाएगी तो बेटा इंस्पिरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब ठीक इसका उल्टा होना है एक्सपिरेशन के तरफ, ठीक इसका उल्टा, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, समझ गया होगा सर। अब यहाँ पे मसल्स दूसरी यूज आएंगी, इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल IICM यहाँ पे यूज आएंगी, और दोनों रिलैक्स कर देंगी, इंटरनल जो रिब्स को और स्टर्नम को रिलैक्स करेंगे IICM, और डायफ्राम अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। वापस से थोरेसिक कैविटी जो है वो डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, अब अंदर प्रेशर ज्यादा बाहर प्रेशर कम, तो एक्सपायरेशन हो गया। इसी प्रोसेस के थ्रू वहां पे इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन होते हैं। अगर अपन बात करें कि एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी अपन करते हैं, तब एब्डोमिनल मसल्स का और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का जो है यूज होता है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि जब अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनका यूज होता है, और दोनों क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। आप करके देखो, कौन अंदर की तरफ पेट गया ना, कपालभाति करते रहते हैं रामदेव बाबा जी, बस वही हो रहा है यहाँ पे। रेस्पिरेटरी साइकिल की मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी साइकिल में क्या होता है कि एक बार सांस लो और एक बार आप निकालो, पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है उसके अंदर। तो एक ह्यूमन जो है उसकी रेस्पिरेटरी साइकिल इस तरह से चलती है कि 12 से 16 एक मिनट के अंदर 12 to 16 टाइम्स वो बेटा ब्रीदिंग प्रोसेस करता है। ब्रीदिंग प्रोसेस एक साइकिल जो है वैसे होती है, इस साइकिल को वो बेटा 12 से 16 टाइम करता है एक मिनट के अंदर। स्पायरोमीटर के थ्रू अपन रेस्पिरेटरी जो है रेट वहां पे निकाल सकते हैं। तो किसी आप पेशेंट को अस्थमा हो रहा है तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट कम ही आने वाली है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन को देखना है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और उनकी कैपेसिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। सबसे पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। तो डेफिनेशन है वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की, कि जो अपन एयर इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान, सांस ली और सांस छोड़ दी, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं बेटा, वही जो वॉल्यूम ऑफ एयर जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वही बेटा टाइडल वॉल्यूम होती है, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 500 ml। मैं बात करूँ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की या IRV की बेटा, तो वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो कि अपन फोर्सफुल इंस्पिरेशन से लेते हैं जब अपन को जरूरत होती है। उसकी वॉल्यूम बेटा 2500 से 3000 ml।
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन से बाहर निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू बेटा 1000 से 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये वो एयर है बेटा जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद भी लंग्स में, एल्वोलाई में रह जाती है बेटा। ये वो एयर है जो बेटा जब पैदा हुए थे तब सबसे पहले अंदर घुसी थी बेटा। 1100 से 1200 ml फिक्स्ड क्वांटिटी है इसकी, 1200 ml। अब अपन कैपेसिटीज की बात करते हैं बेटा, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की जब मैं जिक्र करता हूं तो वहां पे टाइडल वॉल्यूम जो हर बार सांस ले रहे हैं 500 ml, तो वो, और उसके अलावा अपनी इंस्पिरेशन की कैपेसिटी कितनी, तो उस पर IRV भी आएगी क्योंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपन फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके रह रहे हैं, तो अपनी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी बेटा 3000 से 3500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी चेक करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV कर देंगे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी चेक करी थी तो उसमें IRV ऐड कर दी थी, तो 1500 से 1600 ml अपनी कैपेसिटी हो गई। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी अपन देखें बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अगर अपन नॉर्मल एक्सपायरेशन कर देंगे ना, मतलब अपन ERV भी निकाल रहे हैं बाहर, और उसके अलावा बात करें कि RV भी अपन निकाल दें, ठीक है, तो ERV प्लस RV को मिला के अपनी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है बेटा जो कि होती है 2100 से 2300 2300 ml। वाइटल कैपेसिटी की बात करूं मैं तो उसमें अपन सब प्लस कर देंगे, ERV प्लस कर देंगे, RV प्लस कर देंगे, प्लस IRV प्लस कर देंगे बेटा, TV प्लस कर देंगे, तो टोटल कैपेसिटी होगी बेटा 3500 से 4500 ml। अपनी कितनी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी 3500 से 4500 ml। टोटल लंग कैपेसिटी अपन बात करें तो उसमें IRV, ERV, TV, RV सब प्लस कर देंगे बेटा, तो 5000 से 6000 ml। तो अपनी जो टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml बहुत ज़्यादा होता है बेटा। 6 लीटर ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, गजब हो गया सर। बिल्कुल इतनी ही अपनी कैपेसिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वॉल्यूम से, और उसके बाद कैपेसिटी से आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट में बता ही चुका था आपको कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के पहले तक कंडक्टिंग पार्ट था, वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा था, और उसके बाद का जो पार्ट है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के नाम से या एक्सचेंज पार्ट के नाम से जाना गया बेटा। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में नहीं इन्वॉल्व है, उसका नाम है बेटा डेड स्पेस, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो वहाँ पे डेड एयर वॉल्यूम जो है वो 150 ml वहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, अगर अपन इसी दौरान बात करते हैं आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की कि कैसे एक्सचेंज होती है गैसेस, किस तरह से वॉल्यूम या प्रेशर डिक्रीज होता है, तो कैसे गैस एक्सचेंज होती है बेटा 2 साइड पे। पहला एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, जब एल्वेलाई के अंदर एयर आती है तब यहाँ पे एक्सचेंज होती है, और दूसरी होती है बेटा टिश्यूज और ब्लड के बीच में, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में। सबसे पहले अगर अपन जिक्र करते हैं बेटा एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, तो एल्वेलाई जो है प्राइमरी साइट है एक्सचेंज की, O2 और CO2 वहीं पे एक्सचेंज होती है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बेटा। अगर अपन बात करें कि इनका जो एक्सचेंज है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, किसका प्रेशर जिधर ज़्यादा है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, और सोल्यूबिलिटी पे भी डिपेंड करता है किस गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, O2 की ज़्यादा है कि CO2 की ज़्यादा है, मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन और एल्वुलर मेम्ब्रेन मिला के जो रेस्पिरेटरी में एक्सचेंज मेम्ब्रेन बढ़ती है उसकी थिकनेस कितनी है, और सरफेस एरिया कितना है लंग्स का एक्सचेंज के लिए। अगर अपन बात देखें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे एक्सचेंज हो रहा है। इंस्पायर एयर आई तो एल्वुलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है बेटा वो 104 mmHg है, और CO2 का 40 mmHg है। तो बेटा ऑब्वियस ही बात है कि ब्लड के अंदर जो है ना वो CO2 की प्रेशर ज़्यादा है और O2 का कम है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए हैं अपन, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर तो CO2 ज़्यादा है और O2 कम है, तो CO2 ज़्यादा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से निकल के चली जाएगी एल्वुलाई में, और जो O2 है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या एल्वुलाई से निकल के किस में आ जाएगी बेटा, ब्लड के अंदर आ जाएगी। तो अब यहाँ से जो ब्लड लेके गई बेटा पल्मोनरी वेन लेके गई, कौन लेके गई, पल्मोनरी वेन लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेके गई तो बेटा उसके अंदर ऑक्सीजन की पीएफ जो है ज़्यादा है, हार्ट के पास गई और हार्ट ने वापस से पंप किया उसको बेटा सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू ऑर्गन्स के अंदर मौजूद है टिश्यूज। अब टिश्यूज के अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है बेटा, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि O2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी कम और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन होगी ज़्यादा, और प्रेशर भी उसी हिसाब से होगा बेटा। तो O2 का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर वो कितना है बेटा, यहाँ पे है 40 mmHg टिश्यूज के अंदर, और CO2 का है 45 mmHg।
अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है सिस्टमिक आर्टरी, उसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 mmHg है और CO2 का 40 mmHg। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि CO2 का 45 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से निकल के यहाँ चली जाएगी, और O2 का 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और अंदर 40 है तो 95 से 40 की तरफ आ जाएगी, तो टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल गई और टिश्यूज से CO2 निकल के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके सिस्टमेटिक वेन्स कहाँ पे आ गई बेटा, हार्ट में। पर हार्ट से जो लेके निकली बेटा पल्मोनरी आर्टरी लेके निकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कहाँ चली गई, लंग्स के अंदर, वहां पर वापस से एक्सचेंज प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो यही इस तरीके से एक्सचेंज होता है। अगर अपन प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन की बात करें बेटा, तो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इन ए गैस मिक्सचर, उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो अपन को पार्शियल प्रेशर गिवन है यहाँ पे। अगर अपन बात करते हैं तो मैंने अभी एक्सचेंज आपको समझाया है कि इस तरह से एक्सचेंज होगा कि एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है 104 mmHg है, ब्लड के अंदर कम है तो O2 डिफ्यूज हो जाएगी कैपिलरी ब्लड के अंदर। फिर वही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो डीऑक्सीजन ब्लड में ज़्यादा है, एल्वियोलाई में कम है तो CO2 निकल के उसके अंदर चली जाएगी। और आगे की जो प्रोसेस थी टिश्यूज़ के अंदर वो सेम रिवर्स हो रही थी बेटा वहाँ पे, ठीक है। अगर अपन सोलेबिलिटी की बात करते हैं तो CO2 की सोलेबिलिटी 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है O2 से, तो इसमें भी इस वजह से और CO2 जो है ना वो ज़्यादा डिफ्यूज हो जाएगी, डिफ्यूज मेम्ब्रेन के थ्रू, O2 कम हो पाएगी उसके थ्रू। अगर थिकनेस की बात करते हैं बेटा तो थिकनेस पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर थिन स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, और उसके बाद एंडोथेलियम, वो भी किसकी बनी हुई है बेटा, वो भी थिन स्क्वेमस एपिथेलियम की, और बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये तीनों लेयर मिला के बनाती है बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है। याद रखेंगे, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन बनाती है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलाई की, और फिर बात करें अपन एंडोथेलियम बनाती है ब्लड सेल्स एल्वियोलर कैपिलरीज की, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है बेटा जो उसके बीच में मौजूद होती है। तो टोटल थिकनेस कितनी है, 0.5 माइक्रोमीटर की थिकनेस है बेटा, इसलिए इजीली वहां पे एक्सचेंज हो जाता है। अगर अपन बात करें इसी दौरान फोर्थ फैक्टर की, सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, जिसको लंग्स अपन कहते हैं, तो लंग्स बेटा एक टेनिस कोर्ट के बराबर फैले हुए रहते हैं। एक अगर अपन फैला है ना लंग्स को, तो टेनिस कोर्ट के बराबर फैल जाते हैं, इस वजह से वहाँ पे प्रेशर जो है डिक्रीज होता है और आराम से जो बाहर से जो एयर है वो अंदर की तरफ जो है एंटर हो जाती है। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ लंग्स गैसेस की बात करें, जब वो लंग्स में एक्सचेंज हो चुकी है उसके बाद ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी, तो O2 जो है लंग्स से टिश्यूज़ के अंदर जाएगी और फिजिकल बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा के अंदर घुल के और एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह जाएगी। और अगर मैं CO2 की बात करूँ, टिश्यूज से वो लंग्स के थ्रू जाएगी तो कैसे जाएगी, कार्बोनिक एसिड के थ्रू, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू और बाइकार्बोनेट के थ्रू, 3 तरीके से वो जो है घुल के जाती है। अगर मैं बात करूं बारी बारी से O2 ट्रांसपोर्ट और CO2 ट्रांसपोर्ट की, तो सबसे पहले जब O2 ट्रांसपोर्ट देखते हैं बेटा तो उसमें देखते हैं कि फिजिकल सॉल्यूशन, या मान ले बेसिकली लिखा हुआ है ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो 3% O2 है ना लाला, वो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होके जाती है। तो प्लाज्मा के अंदर 3% O2 डिजोल्व हो गई, उसके बाद निकल गई और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो जा रही है वो 97% O2 निकल के जा रही है आरबीसी के साथ बाइंड होके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है वो आती है कि एचबी के अंदर 4 हीम यूनिट्स होती हैं, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब उसके 4 हीम यूनिट्स के साथ एक एक ऑक्सीजन बाइंड होगी, तो 4 ऑक्सीजन की यूनिट्स बाइंड होगी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम वहां पे साइट्स मौजूद हैं, तो 4 हीम साइट्स पे वहां पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए। 97% O2 ऐसे जारी है, Hb4O2 4 O2 वहां पे 4 O2 के मॉलिक्यूल्स वहां पे अटैच हुए। हाई पार्शियल प्रेशर की वजह से बेटा वो किसकी तरफ चले गए, वो चले गए वहां पे टिश्यूज की तरफ। और बात करें जो लो पार्शियल प्रेशर था वो O2 CO2 निकल के किसकी तरफ आ गई बेटा, लंग्स की तरफ आ गई। अगर अपन O2 ट्रांसपोर्ट में और जिक्र करें तो ये देखेंगे कि जो बाइंडिंग है O2 की बेटा वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जिसको अपन pH के नाम से भी कह सकते हैं, और टेम्परेचर पे। तो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि एल्वियोलाई के अंदर क्या क्या कंडीशन है जिसकी वजह से वहां पे O2 जो है बाइंड हो गई ब्लड से। अब एल्वियोलाई के अंदर हाई पार्शियल प्रेशर है O2 का, लो कॉन्सेंट्रेशन है या लो पार्शियल प्रेशर है CO2 का, जो है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो लो है और टेम्परेचर भी लो है एल्वियोलाई के अंदर। तो इन्हीं फैक्टर की वजह से वहां पे वो जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है ना बेटा, उससे ऑक्सीजन जुड़ने की पूरी संभावना या वहां पे प्रतिशत बढ़ जाते हैं लाला। और टिश्यूज के अंदर क्या है, टिश्यूज के अंदर उल्टा है सब कुछ।
टिश्यूज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो लो है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा वहां पे ज्यादा है, तो pH वहां पे कम है और टेम्परेचर भी वहां पे ज्यादा है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है वहां पे, ये अपन बात कर रहे हैं। और 100 ml ऑक्सीडेंटल ब्लड जो है अराउंड 5 ml ऑफ O2 लेके जाता है टिश्यूज के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। डेटा याद रखा जाएगा कि 100 ml ब्लड 5 ml O2 लेके जाता है बेटा। अब इसी दौरान मैं बात करूं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व बेटा, हर बार एग्जाम में पूछा गया है, हर बार पूछा जाता रहा है और जाता रहेगा। ये कर्व आपके सामने मौजूद है, सिग्मोइड कर्व है बेटा, इसको बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ Hb विद O2। जब Hb का सैचुरेशन O2 के साथ प्लॉट किया जाता है ग्राफ पे, तो ये कर्व निकल के आता है और इससे अपन पता लगा सकते हैं कि किस फैक्टर की वजह से O2 का जो है कमी हो रही शरीर में और कितना जो है हीमोग्लोबिन के साथ वो जुड़ रहा है। अगर अपन देखें सबसे पहले कि इस ग्राफ के अंदर बात करें अपन कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ता जाएगा ब्लड के एल्वेओलाई की साइड पे और H+ कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और बात करें कि टेम्परेचर भी वहां पे लो होगा, तो वहां पे जो डिसोसिएशन कर्व है बेटा किसकी तरफ शिफ्ट होगा। अब चूंकि ऑक्सीजन परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का बढ़ता जाएगा, तो ये ऑक्सीजन जो ये जो कर्व है ये किसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है एल्वेओलाई में, तो राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ये जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा कहां पे, एल्वेओलाई के अंदर, और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा कहां पे बेटा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा कहां पे, टिश्यूज के अंदर। ये याद रखेंगे अपन। CO2 ट्रांसपोर्ट की जो अपन बात करते हैं कि CO2 ब्लड के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। सबसे पहला है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में 7% जो CO2, डेटा याद रखेंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है हर बार एग्जाम में, भूलेगा नहीं मेरा बेटा। 7% ऑफ CO2 जो है डिजोल्व फॉर्म में ले आई जाती है बेटा, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में H2CO3 की फॉर्म में ले जाई जाती है प्लाज्मा के थ्रू। सेकंड जो है किस तरह से जा सकती है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू जा सकती है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाए। 20 से 25% जो CO2 है ना वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के जाती है। साथ जुड़ के कब जाएगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा, और वो कहां पे होता है, वो टिश्यूज के अंदर होता है। तो भैया टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी O2 के हीमोग्लोबिन के साथ, और O2 छूट जाएगी, वो टिश्यूज में रह जाएगी और वो निकल के कहां चली जाएगी बेटा, कार्ब हीमोग्लोबिन की फॉर्म में निकल के लंग्स के अंदर चली जाएगी। सेकेंड जो है बाइकार्बोनेट, इस फॉर्म में 70% CO2 ट्रेवल करती है आरबीसी और प्लाज्मा के साथ जुड़ के, और बेटा अबाउट 70% ऑफ CO2 जो है ना आरबीसी और प्लाज्मा के साथ जुड़ के उसकी एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसकी वजह से जाती है। अब CO2 और H2 मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू बेटा H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेंगे, और वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज वापस से इसको तोड़ देगी बेटा बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर, और बाइकार्बोनेट आयंस बेटा किसके अंदर जुड़ जाते हैं, आप देख सकते हैं आरबीसी के अंदर जुड़े हुए रहते हैं बाइकार्बोनेट आयंस वहां पे। और जब ये जाएगी कहां पे, लंग्स के अंदर, तो लंग्स के अंदर यही बाइकार्बोनेट आयंस इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की हेल्प से बेटा CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे इसको, और वही CO2 वापस गैसेस की फॉर्म में एल्वेओलाई के थ्रू बाहर छूट जाएगी। तो आप देख सकते हैं बॉडी टिश्यूज के अंदर CO2 है, CO2 गई इसके साथ आरबीसी के साथ जुड़ गई, तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वो ट्रेवल कर रही है, और जब यही बाइकार्बोनेट जब बाहर निकलना होगा इसको, तो यही बाइकार्बोनेट वापस किसके अंदर थ्रू बच जाएगा बेटा, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, और CO2 बाहर निकल जाएगी। तो इसी तरह से ट्रेवल करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टिश्यू की साइड पे PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो वहां पे बेटा बात करें कि CO2 जो है ब्लड के अंदर चली जाती है और बना लेती है बाइकार्बोनेट आयंस और H+, और बात करें कि यार जब वो लंग्स के अंदर जाती है, तो वही प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया कि वहां पे O2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है, ज्यादा है, CO2 का कम है, तो CO2 डिसोसिएट हो जाएगी अपना, बाइकार्बोनेट एसोसिएट हो जाएगा CO2 बनाने के लिए। तो 100 ml डीऑक्सीडेंटेड ब्लड जो है 4 ml ऑफ CO2 लेके जाता है। याद रखेंगे 100 ml 5 ml O2 लेके जाता है, और वही 100 ml बेटा 4 ml CO2 लेके जाता है। अगर अपन बात करते हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है, तो रेस्पिरेशन सेंटर आपके मौजूद हैं बेटा, न्यूमोटैक्सिक एरिया मौजूद, पॉन्स और मेडुला के अंदर ही पूरा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो निमटा हुआ है। न्यूमोटैक्सिक एरिया मौजूद है, ठीक है, एपनेस्टिक एरिया मौजूद है, इंस्पिरेटरी एरिया मौजूद है, और एक्सपिरेटरी एरिया मौजूद है। तो मेडुला के अंदर इंस्पिरेटरी एरिया मतलब सांस लेने के लिए, और एक्सपिरेटरी एरिया मतलब
बाहर छोड़ने के लिए मेडुला के अंदर मौजूद है बेटा, उसको रिदमिक सेंटर भी बोलते हैं अपन। नॉर्मल अपन सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये काम कौन करा रहा है? अपन को मेडुला करवा रहा है। तो मतलब वो मसल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा बाहर की तरफ, डायफ्राम को नीचे कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, कौन करवाएगा? यहां से संदेश जाएगा कि भाई साहब सांस लो और सांस छोड़ो। और बात करें कि पॉन्स के अंदर मौजूद है बेटा, वहां पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनेस्टिक सेंटर। जो रोल है ऑक्सीजन का रेगुलेशन में वो बिल्कुल कम है बेटा। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चीजें चलती है वहां पे। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे हुआ और उसी को न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और ये पहचानते हैं। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है कि जैसे बॉडी के अंदर pH बढ़ा, H+ के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी और pH कम हो गया, और बात करें कि वहां पे इसी pH को पहचानता है वही न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। कीमो सेंसिटिव सेंटर है बेटा वो। जैसे ही कीमो से वो pH को पहचान लिया उसने कि यार pH को पहचान लिया, अब ऑक्सीजन भले ही कितनी कम हो जाए उसको नहीं पहचान रहा वो, पर pH उसने CO2 की बढ़ने की वजह से जो वहां पे है उस pH को पहचान लिया तो वो फटाफट इंस्पिरेशन वहां पे कराना चालू कर देगा कि बेटा बॉडी के अंदर CO2 ज्यादा हो रही है, इंस्पिरेशन करना चालू करो। चलो डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। सबसे पहले अस्थमा का जिक्र करते हैं बेटा। अस्थमा क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकिया एंड ब्रोंकियोल्स। जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, आप देख सकते हैं नॉर्मल ऐसा रहता है, इन्फ्लामेशन होते हुए सिकुड़ रहे। पहले जगह इतनी थी, रास्ता इतना था जाने के लिए, अब इतना सा रह गया, तो ऑब्वियस ही बात है ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम होनी है बेटा। ऐसे सांस लेना शुरू करता है अस्थमा वाला व्यक्ति, और बेटा उसको फिर अस्थमा पंप देना पड़ता है, ब्रोंकियो डायलेटर्स देने पड़ते हैं, फिर ये ब्रोंकियो डायलेट करते हैं, तब जाके उसको सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। एम्फाइसीमा की बात करें तो इसमें एल्वेओलाई की जो वॉल्स है बेटा वो डैमेज हो जाती हैं, इसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे पहले इतना था, अरे 10 गुब्बारे थे जो रेस्पिरेशन कर रहे थे, अब वो 10 की जगह 8 ही रह गए बेटा। 8 रह गए तो बेटा एम्फाइसीमा हो चुका है। अब बेटा इसका जो मेजर कॉज है वो सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लंग्स एम्फाइसीमा ये बिल्कुल तार जम जाता है, लंग्स बिल्कुल खराब हो चुके हैं, निमट चुके हैं बेटा। तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस, वेरी वेरी इंजीरियस टू हेल्थ बेटा। निमटा देगी कुछ नहीं बचेगा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की अपन बात करें तो ऐसे लोग जो खदानों में काम करते हैं या ऐसी फाइबर्स की फैक्ट्री में काम करते हैं बेटा, तो उनको ये जो है होने की संभावना रहती है। सिलिकोसिस की बात करते हैं तो ब्रीदिंग ऑफ सिलिका, जो सिलिका की फैक्ट्री में काम करते हैं उनकी सिलिका जम जाता है लंग्स के अंदर, डिफिकल्टी होने लगती है ब्रीदिंग में, तो सिलिकोसिस हो जाता है बेटा। एस्बेस्टोसिस की बात करूं तो एस्बेस्टोस पार्टिकल जो होते हैं वो लंग्स में जाके जम जाते हैं, उनकी वजह से वहां पे बात करें कि हो जाता है। आप देख सकते हैं एस्बेस्टोस के फाइबर्स यहाँ पे जम चुके हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से लंग्स के अंदर जो है एस्बेस्टोसिस के अंदर ये देख सकते हैं आप काले पड़ गए लंग्स, तो निमट गए लंग्स वहां पे, और ये सिलिका के आप देख सकते हैं सिलिका के पार्टिकल्स वहां पे जम गए। तो इस वजह से भी वहां पे बात करें कि अब दिल्ली जैसे जो है सिटी के अंदर या बात करें वहां पे इतना पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन के थ्रू भी अपने लंग्स बेटा बहुत इफेक्ट होते हैं, और वहां पे जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी वहां पे घट जाती है। तो ये पूरा चैप्टर जो कि रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्कस करी, पल्मोनरी कैपेसिटी डिस्कस करी, और बात करें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी अपन ने। यहाँ पे लंग्स किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं, कहाँ से कंट्रोल होती है, वो सारी चीज़ें अपन ने देखी। जो मेन जो चीज़ें यहाँ पे पल्मोनरी कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स हैं बेटा, जो डिसऑर्डर से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा से, किस तरह से कौन सी गैस ट्रांसपोर्ट करती है। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।